नमस्कार। आज हम कानून के एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो अक्सर लोगों को उलझा देता है। मेरा मतलब है हत्या यानी मर्डर और गैर इरादतन मानव वध यानी कल्पेबल होमिसाइड। आखिर इनमें फर्क क्या है? जी, ये सवाल बहुत अहम है। क्योंकि दोनों में ही किसी की जान चली जाती है, तो फिर कानून इन्हें अलग अलग क्यों मानता है? सही बात है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सजा में जमीन आसमान का अंतर आ सकता है। बिल्कुल। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम एक बहुत पुराने लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अदालती मामले की तह में जाएंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं रेग बनाम गोविंदा मामले की। रेग बनाम गोविंदा। जी, रेग मतलब रेक्स या रेजिना, यानी उस वक्त की सरकार या क्राउन। ये फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था 18 जुलाई 1876 को। 1876 काफी पुराना है। हाँ, और इसकी खासियत यह है कि इसे माना जाता है शायद पहला और सबसे प्रभावशाली मामला। अच्छा, किस लिए? भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी, उसकी धारा 299 और 300 के बीच जो बारीक फर्क है ना, हाँ, उसको समझाने के लिए ये केस मील का पत्थर है। अच्छा, तो चलिए फिर इसी मामले के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कब कोई जानलेवा हरकत कल्पेबल होमिसाइड कहलाती है और कब वो मर्डर बन जाती है। जी। हमारा मकसद है कि इस कानूनी बारीकी को थोड़ा आसान बनाया जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस बुनियादी सवाल से। कानून कैसे तय करता है कि कोई मौत हत्या है या कुछ और? ये उतना सीधा नहीं है जैसा लगता है। नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं है। इसका जवाब छिपा है, जैसे मैंने कहा, आईपीसी की दो धाराओं में, धारा 299 और धारा 300। ठीक है। पहले धारा 299 को देखते हैं। ये परिभाषित करती है कल्पेबल होमिसाइड को, यानी गैर इरादतन मानव वध। आसान शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मौत हो जाए, और वो काम या तो मौत करने के इरादे से किया गया हो। ठीक है, इरादा। या फिर ऐसी चोट पहुंचाने के इरादे से किया हो जिससे मौत होने की संभावना हो, मतलब लाइकली टू कॉज डेथ। संभावना, लाइकली। ठीक है। और तीसरा, ये जानते हुए किया गया हो कि उस काम से मौत होने की संभावना है। ओके, तो इरादा या जानकारी की मौत हो सकती है। ये हुई धारा 299। जी, अब आते हैं धारा 300 पर। ये बताती है कि कब यही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है, मतलब हत्या। अच्छा। इसके कुछ अपवाद भी हैं, पर अभी हम मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। तो हत्या तब मानी जाती है जब मौत का कारण बनने वाला काम पहला मौत करने के पक्के इरादे से किया गया हो। ये तो 299 जैसा ही लग रहा है। हाँ, ये 299 क जैसा ही है। दूसरा, ऐसी चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया हो और करने वाले को पता हो कि सामने वाले की किसी खास वजह से, जैसे कोई बीमारी हो या वो बहुत कमजोर हो, तो उसे पता है कि इस चोट से मौत होना संभावित है। अच्छा, पीड़ित की खास स्थिति का ज्ञान। जी। और तीसरा, जो गोविंदा केस के लिए सबसे अहम है, किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से काम किया गया हो और वो चोट ऐसी हो जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मतलब आम तौर पे, नॉर्मली वो चोट मौत लाने के लिए पर्याप्त हो। सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अच्छा, सफिशिएंट, पर्याप्त, ये शब्द महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। और चौथा है कि ये जानते हुए किया गया हो कि काम इतना ज्यादा खतरनाक है कि पूरी संभावना है, मतलब इन ऑल प्रोबेबिलिटी कि मौत हो ही जाएगी, और फिर भी वो काम किया जाए। बाप रे, तो फर्क वाकई बहुत बारीक है। जी हाँ। खासकर इरादे की गहराई और मौत होने की संभावना कितनी पक्की है इस पर। संभावना मतलब लाइकली, और आमतौर पर पर्याप्त मतलब सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स। बिल्कुल। इन्हीं शब्दों में पूरा खेल छिपा है। मतलब कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि मौत हो गई, नहीं, वो देखता है कि काम करने वाले के मन में क्या था, उसका इरादा, उसका ज्ञान और उसके काम का खतरा कितना था। इन सबको तोलना पड़ता है। तो अब आते हैं उस मामले पर जिसने इस फर्क को समझने में इतनी मदद की। रेग बनाम गोविंदा 1876। जी। जैसा आपने बताया, ये वो शुरुआती मामला है जिसने धारा 299 और 300 के इस अंतर को इतने साफ तरीके से रखा। बिल्कुल। तो हुआ क्या था इस केस में? कहानी क्या थी? कहानी दुखद है। एक घरेलू झगड़ा था। आरोपी था गोविंदा, करीब 18 साल का लड़का, और पीड़ित थी उसकी पत्नी जो सिर्फ 15 साल की थी।
ओह, इतनी कम उम्र। जी। झगड़े के दौरान हुआ ये कि गोविंदा ने पहले अपनी पत्नी को लात मारी, फिर मुक्कों से उसकी पीठ पर कई वार किए। लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि इन शुरुआती चोटों से कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ था। फिर वो बेचारी जमीन पर गिर पड़ी और तब गोविंदा ने अपना एक घुटना उसकी छाती पर रखा और उसके चेहरे पर, खासकर आंख के आसपास, बंद मुट्ठी से जोर से 2-3 मुक्के मारे। बंद मुट्ठी से चेहरे पर? जी। और यही आखिरी मुक्के घातक साबित हुए। कैसे? मेडिकल जांच में पाया गया कि 1-2 जोरदार मुक्के बाईं आंख पर लगे थे। वहां चोट थी, गहरा नीला निशान पड़ गया था। खोपड़ी की हड्डी तो नहीं टूटी थी, लेकिन सिर पर जो चोट लगी उसकी वजह से दिमाग के अंदर खून बह गया, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड ऑन द ब्रेन। और उससे? और दुख की बात यह है कि उस लड़की की वहीं पर या फिर फौरन बाद मौत हो गई। बहुत दुखद। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा? जी हाँ, निचली अदालत में, मतलब सेशन जज के पास। उनके साथ उस समय सहायक होते थे जिन्हें असेसर कहते थे। अच्छा, असेसर। हाँ, वो फैक्ट्स तय करने में जज की मदद करते थे। तो सेशन जज और असेसर्स ने मिलकर गोविंदा को हत्या का दोषी पाया। हत्या का दोषी? जी। और उस जमाने के कानून के हिसाब से हत्या की सजा थी मौत। तो गोविंदा को मौत की सजा सुनाई गई। फिर मामला हाईकोर्ट कैसे पहुंचा? यहीं से मामला पुनर्विचार के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस मेलविल के पास आया। सवाल यह था कि क्या गोविंदा का अपराध वाकई हत्या था या फिर गैर इरादतन मानव वध, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता। यही मुख्य सवाल था। जी, इसी को तय करना था जस्टिस मेलविल को। तो जस्टिस मेलविल ने क्या तर्क दिया, मतलब उनका विश्लेषण क्या था? जस्टिस मेलविल ने मामले को बहुत बारीकी से परखा। उन्होंने सबसे पहले धारा 300 के कुछ हिस्सों को किनारे किया। कैसे? उनका कहना था कि ऐसा नहीं लगता कि गोविंदा का सीधा इरादा पत्नी को जान से मार डालने का ही था, तो धारा 301 लागू नहीं होती। ठीक है, मारने का सीधा इरादा नहीं। फिर ऐसा भी कोई सबूत नहीं था कि गोविंदा को पता था कि उसकी पत्नी इतनी कमजोर है या उसे कोई ऐसी बीमारी है कि ऐसे मुक्के से मर सकती है, तो धारा 302 भी बाहर हो गई। अच्छा, वो खास जानकारी वाली बात भी नहीं थी। जी। और ना ही ये काम ऐसा था जिसे धारा 304 वाला अत्यंत खतरनाक काम कहा जा सके, जैसे कोई भीड़ पर गोली चला दे, ये वैसा नहीं था। तो फिर मामला कहाँ आकर रुका? कौन सी धाराओं पे? मामला आकर रुका धारा 299 खा और धारा 303 के बीच के फर्क पर। 299 खा और 303? जी, दोनों में ही चोट पहुंचाने का इरादा शामिल है। जस्टिस मेलविल ने माना कि गोविंदा ने जानबूझकर चोट पहुंचाई थी, मतलब जमीन पर गिरी पत्नी के चेहरे पर जोर से मुक्के मारे थे। हाँ, ये तो साफ था। अब सवाल था, क्या ये चोट ऐसी थी जिससे मौत होने की संभावना थी, लाइकली टू कॉज डेथ? जस्टिस मेलविल ने कहा, हाँ बिल्कुल थी। सिर पर लगी चोट, खासकर जब कोई जमीन पर गिरा हो, उससे दिमाग में खून बह सकता है, जैसा कि हुआ भी। तो ये साफ तौर पर धारा 299 ख के तहत गैर इरादतन मानव वध तो था, कल्पेबल होमिसाइड तो ये था। हाँ, ये तो समझ आया, लेकिन फिर ये हत्या क्यों नहीं मानी गई? धारा 303 क्यों लागू नहीं हुई? यहीं पर जस्टिस मेलविल का विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण है। याद कीजिए, धारा 303 कब लगती है? जब इरादतन पहुंचाई गई चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में, मतलब आमतौर पर, मौत लाने के लिए पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो। बिल्कुल सफिशिएंट। जस्टिस मेलविल ने तर्क दिया कि एक 18 साल के लड़के का 15 साल की लड़की की आंख पर मुक्के से वार करना, हालांकि ये खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। पर आमतौर पर नॉर्मली क्या इससे मौत होती है? शायद नहीं, मतलब हो सकती है, पर आमतौर पर नहीं। सही। जस्टिस मेलविल का यही मानना था। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण और असाधारण नतीजा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस तरह के मुक्के से मौत होना लगभग तय ही हो। अच्छा। इसलिए ये चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त यानी सफिशिएंट नहीं मानी गई, और इसीलिए धारा 303 के तहत इसे हत्या नहीं माना जा सकता था। 1 मिनट, मतलब चोट जानलेवा साबित हुई, मौत भी हो गई, पर कानून की नजर में वो आम तौर पर जानलेवा नहीं थी। ये आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल सकता है, और यही इस केस का सार है, इसकी बारीकी है। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, नतीजा क्या निकला। तो क्या देखता है? वो देखता है कि जो चोट पहुंचाई गई, क्या वो इस किस्म की थी, इस प्रकृति की थी, कि उससे मौत होना सामान्य बात होती। अच्छा। जस्टिस मेलविल ने इसे समझाने के लिए हथियार का उदाहरण भी दिया। कैसा उदाहरण? उन्होंने कहा, सोचिए, अगर कोई किसी के पेट में जोर से मुक्का मारे तो मौत हो सकती है, ये लाइकली है।
तो ये गैर इरादतन मानव वध हो सकता है, धारा 299। ठीक है, लेकिन अगर कोई उसी जगह तलवार घोंप दे तो मौत होना लगभग तय है, आमतौर पर होगी ही। बिल्कुल। तो तलवार से किया गया वार प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त माना जाएगा, वो हत्या होगी। धारा 303। गोविंदा के मामले में हथियार क्या था? उसकी मुट्ठी। जी, उसकी मुट्ठी। समझ गई। तो इरादा चोट पहुंचाने का था और चोट से मौत होने की संभावना भी थी, इसलिए 299 लागू हुआ। जी हाँ। लेकिन वो चोट अपने आप में ऐसी नहीं थी कि उससे मौत होना आमतौर पर तय या सफिशिएंट माना जाए, इसलिए 303 लागू नहीं हुआ। जी हाँ। कितना महीन फर्क है। जी हाँ, बहुत महीन फर्क है। और इस महीन फर्क के आधार पर जस्टिस मेलविल इस नतीजे पर पहुंचे कि गोविंदा का अपराध हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन मानववध था, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बिल्कुल, जिसे हम संक्षेप में गैर इरादतन मानववध या कल्पेबल होमिसाइड कह सकते हैं। और इस फैसले का नतीजा क्या हुआ? सजा का क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि निचली अदालत ने जो मौत की सजा दी थी उसे रद्द कर दिया गया। अच्छा। इसके बजाय गोविंदा को उस समय की एक कठोर सजा दी गई, 7 साल का निर्वासन, ट्रांसपोर्टेशन फॉर 7 years। निर्वासन मतलब देश से दूर किसी जगह, जैसे उस समय अंडमान द्वीप समूह भेजा जाता था सजा काटने के लिए, काला पानी जिसे कहते थे। 7 साल का निर्वासन। जी। तो अब सवाल यह है कि 1876 का ये मामला, रेग बनाम गोविंदा, आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाए? इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह उन शुरुआती और सबसे स्पष्ट फैसलों में से एक था जिसने आईपीसी की धारा 299 और 300 के बीच के अंतर को खासकर चोट पहुंचाने वाले मामलों में स्थापित किया। इसने संभावित, लाइकली और प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कॉज ऑफ नेचर के बीच के उस निर्णायक फर्क को उजागर किया जो आज तक प्रासंगिक है। अच्छा। फैसला आने वाले अनगिनत मामलों के लिए एक नजीर बन गया, एक प्रेसिडेंट बन गया और आज भी लॉ स्कूलों में इसे पढ़ाया जाता है। वकील और जज बहस के दौरान इसका हवाला देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक जो मुझे समझ आया वो ये है कि कानून सिर्फ मौत के तथ्य को नहीं देखता। बिल्कुल नहीं। वो बहुत गहराई से जांचता है कि करने वाले के मन में क्या था, क्या इरादा, जान लेने का था या सिर्फ चोट पहुंचाने का। सही। और अगर चोट पहुंचाने का था तो वो चोट कितनी खतरनाक थी? क्या उससे मौत होना महज एक संभावना थी या फिर वो आम तौर पर जानलेवा ही होती है? एकदम सही कहा आपने। रेग बनाम गोविंदा हमें यही सिखाता है कि शायद मौत हो सकती है और मौत होना आम तौर पर तय है। इसी बारीक फर्क पर टिका है हत्या और गैर इरादतन मानव वध का अंतर। जी हाँ। तो आज हमने रेग बनाम गोविंदा मामले की मदद से हत्या और गैर इरादतन मानव वध के बीच के इस बेहद जरूरी और अक्सर कंफ्यूज करने वाले अंतर को समझने की कोशिश की। हाँ, उम्मीद है कुछ स्पष्टता आई होगी। बिल्कुल। हमने देखा कि इरादा, जानकारी, चोट की गंभीरता और मौत की संभावना कितनी मायने रखती है। जी। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। हाँ। कैसे? जैसे क्या आज के जमाने में जब फोरेंसिक साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, हाँ, और शायद चोट के असर का ज्यादा सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है, तो क्या इस तरह के मामले का नतीजा कुछ अलग होता? ये दिलचस्प सवाल है। या फिर इरादा और ज्ञान जैसी चीजों को साबित करने की जो कानूनी समझ है वो वक्त के साथ कैसे बदली है? और सबसे बड़ी बात, जब फर्क इतना बारीक है तो हमारा कानूनी सिस्टम ये कैसे पक्का करता है कि नियमों को लगातार और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए? ये भी एक चुनौती है। वाकई ये सोचने वाले सवाल हैं। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है कि रेग बनाम गोविंदा का ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके स्रोतों की गहराई में उतरने के लिए।